तो कैसे हो आप स्टूडेंट्स? अच्छे ही होगे। चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं। हमारा चल रहा है एनसीईआरटी बुक साइंस का चैप्टर नंबर 2। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है। इसका पहला लेक्चर अपलोड हो चुका है। जिसने वे नहीं देखा है वे देखे जाके। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो प्रॉब्लम हो कमेंट करें। हिंदी मीडियम सॉल्यूशन को सब्सक्राइब करें जिससे आपको सभी सब्जेक्टों को समझने में आसानी होगी। और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन आ जाए। चलिए तो शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर 2, मिश्रण के घटकों का पृथक्करण। हम पढ़ चुके हैं कि प्राकृतिक पदार्थ रासायनिक तौर पर शुद्ध नहीं होते। मिश्रण से घटकों को पृथक करने के लिए विभिन्न प्रकार की विधियाँ प्रयोग में लाई जाती है। करने से मिश्रण के प्रत्येक घटक के बारे में जानकारी प्राप्त करना और प्रयोग में लाना सुगम हो जाता है। विषमांगी मिश्रण को साधारण भौतिक क्रिया द्वारा पृथक किया जा सकता है, जैसे हाथ से चुनकर, छन्नी से छानकर, जो हम प्रतिदिन व्यवहार में लाते हैं। कभी कभी मिश्रण से घटकों को पृथक करने के लिए विशेष तकनीकों का प्रयोग में लाया जाता है, जैसे रंग वाले घटक डाई को नीला अथवा काले करने की स्याही से कैसे पृथक कर सकते हैं। मतलब जो होते हैं हमारे विषमांगी मिश्रण होते हैं, उनमें क्या होता है, भौतिक विधियों से छान कर, चुन कर इत्यादि व्यवहार में लाने वाली चीज़ों से अलग कर सकते हैं। अब हम करेंगे जो रंग वाले घटक मतलब डाई होती है, उसे नीले अथवा काले रंग की स्याही से कैसे पृथक कर सकते हैं। अब क्रियाकलाप 2.4 करेंगे। आधा बीकर जल ले, बीकर के मुख पर वॉच ग्लास रखे। चीज़ें 2.5 से मैं जैसे रखा, कुछ बूंदे स्याही वॉच ग्लास पर डाल दे। अब बीकर को गर्म करना शुरू करें। हम स्याही को प्रत्यक्ष रूप से गर्म नहीं करना चाहते हैं। आप देखेंगे कि वॉच ग्लास से वाष्पीकरण हो रहा है। वाष्पीकरण होने तक गर्म करना जारी रखते हैं। जब वॉच ग्लास पर कोई परिवर्तन नहीं दिखता है, तब हम उसे गर्म करना बंद कर देते हैं। इसे ध्यान से देखें और परीक्षित करें, जैसा इस चित्र में दिखाया गया है।
अब कुछ सवाल उठते हैं यहाँ से, जैसे कि आपके विचार में वाच ग्लास पर से किसका वाष्पीकरण हुआ? क्या वाच ग्लास पर कोई अवशेष बचा है? आप क्या प्रतिपादित करेंगे? क्या स्याही एक शुद्ध पदार्थ है या मिश्रण है? यहाँ से सवाल उठते हैं इसमें। तो अब देखेंगे, हम पाते हैं कि स्याही जल में रंग का एक मिश्रण है। इस तरह से हम विलायक से विलेय पदार्थ को वाष्पीकरण की विधि के द्वारा पृथक कर सकते हैं। अब आएगा दूध से क्रीम को कैसे पृथक कर सकते हैं। मतलब क्या है, जो हमारी डाई थी, स्याही थी, उसमें हमने उसे गर्म करा तो क्या हुआ, हमारा जो पानी था उसमें वो तो अलग निकल गया, वाष्प बन गया, और जो स्याही थी हमारी इकट्ठा हो गई। दूध से क्रीम कैसे पृथक कर सकते हैं? आजकल हम बाजार में संपूर्ण फुल क्रीम, टोन, डबल टोन प्रकार के दूध पॉली पैक अथवा ट्रेट पैक में पाते हैं। दूध के इन प्रकारों में भिन्न भिन्न मात्रा में वसा होती है। अब क्रियाकलाप 2.5 करेंगे। एक परख नली में थोड़ी मात्रा में संपूर्ण क्रीम युक्त दूध लें। अब केंद्रीय यंत्र से इसे 2 मिनट तक अपकेंद्रित करें। अगर स्कूल में यह यंत्र उपलब्ध नहीं है तो यह प्रयोग आप घर पर रसोई में प्रयोग होने वाली मथनी या मिक्सी से भी कर सकते हैं। यदि नज़दीक में कोई मिल्क डेयरी है तो वहाँ जाए और पूछे कि क्रीम को दूध से कैसे पृथक करते हैं। नंबर 2, दूध से पनीर कैसे बनाते हैं? अब उत्तर दे, ये प्रैक्टिकल करने के बाद और ये पता करने के बाद उत्तर दे। दूध का मथने पर आपने क्या देखा? दूध में से क्रीम का पृथक्करण कैसे करते हैं? कभी कभी द्रव में मौजूद ठोस कण इतने छोटे होते हैं कि ये छनक पत्र से बाहर निकल जाते हैं। इन कणों को पृथक करने के लिए छनन विधि का प्रयोग नहीं किया जाता। ऐसे मिश्रणों को अपकेंद्रण के द्वारा पृथक किया जाता है। इस सिद्धांत के आधार पर जब इसे तेजी से घुमाया जाता है तब भारी कण नीचे बैठ जाते हैं और हल्के कण ऊपर ही रह जाते हैं। देखा होगा घरों में तुमने, जब लेडीज़ क्या करती है, दूध को मथती है राई के द्वारा या किसी अपकेंद्रण विधि द्वारा से, जब उसे गोल गोल घुमाते हैं तो क्या होता है, जो हल्के कण होते हैं दूध के वे ऊपर छा के रूप में आते हैं, मट्ठा के रूप में, और बाकी बचे हुआ क्रीम भारी कण जो होते हैं वे नीचे रह जाते हैं, या हमारी जो राई होती है उस पर चिपक जाते हैं। अनुप्रयोग जांच, प्रयोगशाला में रक्त और मूत्र के जांच में, डेयरी तथा घर में क्रीम से मक्खन निकालने की प्रक्रिया में, कपड़े धोने की मशीन में भीगे हुए कपड़ों से जल निचोड़ने में।
ये अपकेंद्रीय विधि का प्रयोग किया जाता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है। पहली जो हमारी, तो पहले क्या है, दूध से क्रीम निकाला जाता है। फिर क्या होता है, जांच प्रयोगशाला में क्या होता है, जो खून होता है, ब्लड होता है और मूत्र, उसका भी इसी से पता लगाते हैं। और क्रीम से मक्खन निकालना, और कपड़े के धोने के बाद उसे सुखाने में जो मशीन में यूज़ होता है अपकेंद्रीय विधि, या कपड़ों को धोने में। अब पढ़ेंगे दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण को कैसे पृथक कर सकते हैं। जो दो अघुलनशील पदार्थ हैं, दो अघुलनशील जैसे तेल और पानी, ये दोनों क्या है, अघुलनशील पदार्थ। अब ऐसे पदार्थों को कैसे अलग करते हैं। क्रियाकलाप 2.6। आइए कीप के प्रयोग से मिट्टी के तेल को जल से पृथक करने का प्रयास करें। मिट्टी के तेल और जल के मिश्रण को एक पृथक्करण कीप में डालें। कुछ देर तक इसे शांत छोड़ दें ताकि जल तथा तेल का पृथक परत तैयार हो जाए। पृथक्करण कीप के स्टॉप कॉर्क को खोलें और सावधानीपूर्वक नीचे वाले जल की परत को निकाल लें। जैसे ही तेल नीचे पहुंच, स्टॉप कॉर्क को बंद कर दें, जैसा इसमें चित्र में दिखाया गया है। एक इस प्रकार का यंत्र है जिसमें तेल का, मिट्टी के तेल का और जल का क्या लिया गया, एक मिक्सर लिया गया। उसमें से क्या हुआ, जब उसे हमने शांत छोड़ दिया तो उसमें पानी की अलग नीचे परत बन गई और तेल की ऊपर। तो फिर नीचे से बर्नर को खोल देते हैं और धीरे धीरे नीचे हमारा जल निकल जाता है। और जब तेल वहाँ तक पहुँच जाता है बर्नर तक, फिर बर्नर को बंद कर देते हैं। इसके अनुप्रयोग क्या क्या प्रयोग। तेल तथा जल के अघुलनशील मिश्रण को पृथक करने में, धातु शोधन के दौरान लोहे को पृथक करने में। इस विधि के द्वारा हल्के स्लैग या धातुमल को ऊपर से हटा लिया जाता है तथा भट्टी की निचली सतह पर पिघला हुआ लोहा शेष रह जाता है। सिद्धांत के अनुसार आपस में नहीं मिलने वाले द्रव अपने घनत्व के अनुसार विभिन्न परतों में पृथक हो जाते हैं। अब है नमक तथा कपूर। नमक तथा कपूर के मिश्रण को कैसे पृथक कर सकते हैं। यहाँ पर हमने सीख लिया तेल को और जल को कैसे पृथक कर सकते हैं। अब हम सीखेंगे जो है हमारा नमक तथा कपूर के मिश्रण को कैसे पृथक करें। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा है कि कपूर को गर्म करने पर वह ठोस अवस्था में से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार उन मिश्रणों जिनमें ऊर्ध्वपातन हो सकने वाले अवयव हो को ऊर्ध्वपातित न होने योग्य अशुद्धियाँ। इस प्रक्रम में नमक से पृथक करने के लिए ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं। अमोनियम क्लोराइड, नैप्थलीन और एंथ्रासीन इत्यादि ऊर्ध्वपातित होने योग्य
ठोस पदार्थों के कुछ उदाहरण हैं, ठीक है। उन्हें गर्म करते हैं इस मिश्रण को, तो क्या हो जाता है, ऊपर जो ठोस से सीधा गैस में परिवर्तित हो जाता है और नीचे दूसरा पदार्थ बच जाता है, जिसे चीनी या नमक या कुछ भी हो जिसमें मिला हुआ हो। अब पढ़ते हैं, क्या काली स्याही में डाई एक ही रंग है? क्रियाकलाप 2.7। छानक पत्र की एक पतली परत ले, इसके निचले किनारे से 3 सेंटीमीटर ऊपर पेंसिल से एक रेखा खींच ले। चित्र 2.8 ए। उस रेखा के बीच में जल में घुलनशील काली स्याही की एक बूंद रखे, इसे सूखने दे। जार, बीकर या परख नली में जल ले, उसमें इसे छानक कागज को इस प्रकार रखे कि वह जल की सतह से ठीक ऊपर रहे, जैसा कि चित्र 2.8 ए में दर्शाया गया है। अब इसे शांत छोड़ दे। जैसे ही जल छानक पत्र पर ऊपर की ओर उठे, सावधानीपूर्वक देखे, अवलोकन को लिखे। इसे बोलते हैं हम क्रोमोफोटोग्राफी द्वारा काली स्याही में विद्यमान डाइये को पृथक करना। अब उत्तर दे। जैसे जैसे जल ऊपर की ओर उठता है, आपने छानक पत्र पर क्या देखा? क्या आपके छानक पत्र के टुकड़े पर विभिन्न रंगों का अवलोकन किया? आपके मत अनुसार रंग के स्थान का छानक पत्र ऊपर की ओर उठने का क्या कारण है? अब इन क्वेश्चनों के आंसर देने की कोशिश करते हैं। जो स्याही हमने प्रयोग की उसमें जल विलायक के रूप में है तथा डाई विलेय के रूप में। जैसे ही जल छानक पत्र पर ऊपर की दिशा की ओर अग्रसर होता है, मतलब चलता है, ऊपर की ओर उठता है, ये डाई के कणों को भी अपने साथ ले लेता है। प्राय डाई 2 या 2 से अधिक रंगों का मिश्रण होता है। रंग वाला घटक जो कि जल में अधिक घुलनशील है, तेजी से ऊपर उठता है और इस प्रकार रंगों का पृथक्करण संभव हो जाता है। मिश्रण के घटकों को पृथक करने की विधि को क्रोमैटोग्राफी कहते हैं। ग्रीक में क्रोमा का अर्थ रंग होता है। इस विधि को सबसे पहले रंगों को पृथक करने में प्रयोग किया गया था, इसलिए इसका नाम क्रोमैटोग्राफी पड़ा। यह एक ऐसी विधि है जिसका प्रयोग उन विलेय पदार्थों को पृथक करने में होता है जो एक ही प्रकार के विलायक में घुले होते हैं। तकनीकी में विकास के साथ ही क्रोमैटोग्राफी
नई तकनीकों का विकास हुआ है जिसके बारे में आप उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे, आगे की कक्षाओं में। इसके अनुप्रयोग क्या होते हैं? अनुप्रयोग डाई में रंगों को पृथक करने में, प्राकृतिक रंगों से पिगमेंट को पृथक करने में, रक्त से नशीले पदार्थ को पृथक करने में। बस आज के लेक्चर में इतना ही। इससे पहले एक पार्ट इसका अपलोड हो चुका है और ये इसका दूसरा पार्ट है। तो इससे पहला पार्ट अगर नहीं देखा है चैप्टर नंबर 2 का तो वो जाकर देखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, हिंदी मीडियम सॉल्यूशन चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें जिससे तुम्हें नोटिफिकेशन मिलते रहे। इससे पहले पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर देखें। और इस विज्ञान के पहले चैप्टर का भी। थैंक यू।